यहाँ से टॉपिक नंबर 4 आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न तो कम से कम पक्का है। ठीक है, टॉपिक नंबर है 4, भाषा कौशल। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, जो कि मैंने आपको वहीं बता दिया था। भाषा के जो कौशल होते हैं हमारे, बेसिकली ना, इनके जो प्रकार हैं कौशलों के, वो कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में बताया था आपको। सुबोपली याद रख लो, बस यही ध्यान रखना है, सुबोपली। ठीक है, ये इंग्लिश में भी सेम रहेगा। ठीक है, मतलब LSRW हो जाएगा वहाँ पे, LSRW। कुछ बेसिक बेसिक सी बातें इनके बारे में ध्यान रखो। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं सुबोपली। इनको हम आगे ना 2 सब पार्ट में और कैटेगराइज कर लेते हैं। इनको आगे हमने क्या कर लिया, 2 सब पार्ट में और कैटेगराइज कर लिया। इनको कोई बता पाएगा मुझे कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं 2 सब पार्ट? एक हो गया ग्रहणात्मक, जिसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक हो गया अभिव्यक्तात्मक। ग्रहणात्मक। ठीक है, इन 4 को ही हमने 2 सब पार्ट में कैटेगराइज किया, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। ग्रहण, जिसको हम रिसीव करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स, साथ के साथ इंग्लिश का भी ध्यान रख लो। ठीक है, आपका इंग्लिश पेडागोजी भी कवर यहाँ से हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बदलेगा वहाँ पे ना। इंग्लिश में हम रिसेप्टिव, जिससे रिसीव करते हैं, और दूसरा होता है क्या? अभिव्यक्त करना। समझो, जैसे 4 स्किल थी। ठीक है, 4 स्किल थी। अब मैं कह रहा हूं इन 4 को इन 2 पार्टों में कैटेगराइज कर दिया, ग्रहण और अभिव्यक्त में। तो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपके पास कोई विचार है। ठीक है, आपके पास, आपके मन में कोई विचार चल रहा है, उसको आप कैसे अभिव्यक्त करोगे? ठीक है, उसको आप कैसे, आपके मन में कोई विचार चल रहा है, कैसे अभिव्यक्त करोगे? कैसे अभिव्यक्त करोगे? कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे? अभिव्यक्त कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर अभिव्यक्त जब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो बोल करके अभिव्यक्त कर दूंगा, है ना, या तो बोल करके कर दूंगा, बोल के, या फिर क्या, लिख के, या फिर क्या, लिख के अभिव्यक्त कर सकता हूं, बोल के और लिख के। ऐसे तो अभिव्यक्त करोगे। या इसके अलावा कुछ और है? बताओ मुझे, इसके अलावा कुछ और है क्या? बोल के और लिखने के, लिख के अलावा कुछ और कर सकते हो? अब तुम कहोगे सर साइन, जो साइन लैंग्वेज होती है उसका मतलब, नहीं, यहाँ पे हम जो मेन है उसकी बात कर रहे हैं, वो एक अलग सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है, अभिव्यक्त करना है तो आप या तो बोलोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अभिव्यक्त करना है, जो तुम्हें समझाना है मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मैं कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ? बोल करके अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मैं लिख करके अभिव्यक्त कर रहा हूँ। और वहीं जब हम रिसीव करेंगे भाई, इन 4 में से कुछ रिसीव करना है आपको, तो रिसीव कैसे करोगे? तो रिसीव क्या करना पड़ेगा? रिसीव के लिए भाई, रिसीव के लिए आपको सुनना पड़ेगा, है ना, सुनना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इन 2 चीजों से रिसीव करोगे ना, सिंपल है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कौन से में कौन सा आता है। अभिव्यक्तात्मक में बोलना और आपका लिखना, ग्रहणात्मक में आपका सुनना और पढ़ना। जो सुबोपली है, तो सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको हमने आगे सब कैटेगराइज कर दिया 2 में। ठीक है, नहीं, यहाँ पे सांकेतिक की बात नहीं करेंगे गुंजन। ठीक है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे सांकेतिक की बात नहीं होगी। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, वो तो एक तरीके से वो लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज का टाइप है। ठीक है, वो उसको आप लैंग्वेज स्किल्स नहीं बोल सकते हो। क्लियर है? चलो अब समझो, यहाँ पे सारी बातें वही बताई गई हैं कि जो भाषा के कौशल हैं, ये हमारे 4 कौशल हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है सुनना। पहले नंबर पे सुनना है। इसी सीक्वेंस में, स्टार्टिंग में जो आपने सीक्वेंस गड़बड़ किया था, वो सीक्वेंस ये ध्यान रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सीक्वेंस पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इनको, ये अंत संबंधित है। सुनना इससे अंत संबंधित है, ये इससे, ये इससे, और इनमें से किसी को हम छोड़ नहीं सकते। और इनको इसी सीक्वेंस में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, जो भाषा के कौशल होते हैं भाई, इनकी मदद से हम लोग व्यवहार कर पाते हैं। अगर आपको सुनना नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? नहीं कर पाओगे ना। भाषा कौशल प्रशिक्षण से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बात है। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, बिना प्रशिक्षण के भाषा के कौशल आपको नहीं आएंगे। और ये क्या है? अंत संबंधित है। ये वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है पेपर में, तो स्टार बना लो, ध्यान रखिएगा। भाषा के जो कौशल होते हैं, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लगे, आपस में कैसे हैं? अंत संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे क्या है? इंटर रिलेटेड हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इनका अगर
क्रम पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा, तो सीक्वेंस आपको यही है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सीक्वेंस से भी आता है कि भैया भाषा को सही क्रम में लगाओ, या सही क्रम क्या होगा, तो ये सही सही क्रम आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने बता ही दिया था अभी आपको कि भैया इनको हम आगे दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। उसका ग्रहण पक्ष, इसको रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल्स हो गया। ठीक है, रिसेप्टिव यानी ग्रहणात्मक पक्ष में आपका सुनना और पढ़ना आता है। किसी चीज को हम रिसीव कैसे करेंगे, वही बात है यहाँ पे। अभिव्यक्त कैसे करोगे, बोल के या फिर लिख करके, तो ये पूछेगा। तो ये मतलब ये बहुत जरूरी है, फिर बोला हूँ हर एक स्लाइड बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। नंबर पहला क्वेश्चन बन जाता है क्या, भाषा कौशल का डैश मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। मनोवैज्ञानिक क्रम ऐसे प्रश्न बनता है, लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। जब मैं आपसे पूछ रहा तो आप लोगों ने यही गड़बड़ किया था। स्टार्टिंग में मैं याद करूँ, मैंने पूछा था क्या है, तो कोई पहले पढ़ना बोल रहा है, कोई लिखना बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में गड़बड़ ना हो। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो हमने क्या बोला, सुबोपली। सुबोपली कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, बी राइट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, यहाँ से यही है स्कोरिंग चीजें। जितना चाहो उतना स्कोर आप गेन कर सकते हो यहाँ से, और जितना चाहो उतना गलत भी कर सकते हो यहाँ से। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो भाषा के कौशल है चार, उनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। भाषा कौशल भाषा की कुशलता से संबंधित है। भाषा का देखो ये कुछ कि सत्य नहीं है, तो ये वाली बात क्या है भैया, ये तो सही है। भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, ये भी थोड़ा सही सा लग ही रहा है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, यार ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, और ये कह रहा है नहीं होते, ये वाली बात क्या गलत है। इनका विकास धीरे धीरे होता है, हाँ ये भी बात हमने पढ़ी थी अभी। तो सही नहीं पूछा है, सही नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। भाषा के प्राथमिक कौशल का अर्थ क्या है। जो प्राथमिक कौशल है उसका अर्थ क्या है, वाचन एवं लेखन, श्रवण एवं अभिव्यक्ति कौशल, लेखन एवं मौखिक कौशल, श्रवण एवं मौखिक कौशल। पता जल्दी से, श्रवण एवं मौखिक, लेखन मौखिक, श्रवण अभिव्यक्त, वाचन लेखन। प्राथमिक कौशल के अंदर ध्यान रखिए, जब प्राथमिक कौशल की बात होगी तो वहां पे श्रवण और मौखिक हमारे ये जो होते हैं, इनको हम मानते हैं क्या, प्राथमिक कौशल हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्किल्स पूछ लेगा, तो ये श्रवण और मौखिक आ जाएंगे। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना, मौखिक मतलब बोलना। उसके बाद जो बचे वाचन और लेखन, ये आपके सेकेंडरी हो गए। ठीक है, ये द्वितीयक हो जाएंगे, ये द्वितीयक हो जाएंगे, वाचन और लेखन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले श्रवण कौशल यानी सुनना। सुनना और श्रवण एक ही बात है, परेशान मत होइएगा कि कहीं सुनना है कहीं श्रवण है। तो सुनना मतलब श्रवण ही है, श्रवण मतलब सुनना है, और सुनना मतलब श्रवण है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। तो श्रवण कौशल क्या कहता है कि भैया सबसे पहले देखो, ये कभी कभी पूछ लेता है उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो श्र धातु, ठीक है, श्रु धातु से बना है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं, सुन के, सुनने का मतलब क्या है, यानी कि हम सुन रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं यहां से और आप लोग सुन रहे हो, तो सुनना ही सब कुछ नहीं हुआ, सुन के आपने अर्थ ग्रहण किया कि नहीं किया। अगर मान लो आप मेरी आवाज तो सुन रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे, तो वो सुनना कौशल नहीं कहलाएगा। ठीक है, सुनना तभी जब सुन के उसके मीनिंग को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो ये वाली बात बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत कौशल है सुनना। ठीक है, आगे बात समझ में, सुन के अर्थ ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर आप सुन के अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे तो बेकार है। पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ के अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे तो पढ़ना भी क्या है, आपका बेकार है। ठीक है, अब आ जाओ उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, श्रवण कौशल का उद्देश्य की बात करें तो भैया बस किस उद्देश्य से करवाया जाता है वो जान लो, कि ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालना बच्चों के अंदर। बच्चा ध्यान पूर्वक, अटेंशन ही। अब आप लोग मुझे ध्यान पूर्वक सुन रहे हो ना, कि अगर मैं ध्यान पूर्वक नहीं सुनूंगा तो कुछ ना तो मैं गलत कर जाऊंगा। तो आप बड़े अटेंशन से सुन रहे हो मेरी बातों को, क्वेश्चन आएगा ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण को सुनकर अनुकरण करना, एक कैसे प्रोनाउंस किया चीजों को, कैसे बोला, कैसे उच्चारण किया, और वो सुन करके उनका क्या करना, अनुकरण करना, फिर वैसे ही बोलना। छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना, भाई उनमें हम वृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मतलब क्या पार्ट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और वक्ता, वक्ता मतलब होता है आपका स्पीकर, उसके भावों को समझना। जैसे मैं वक्ता हूं अभी इस वाले केस में ना, मैं क्या हूं, वक्ता हूं, मैं स्पीकर हूं, तो मेरे जो भाव हैं उनको समझना। आप अभी लिसनर हो, अभी आप सुन रहे हो, और मैं क्या हूं, मैं स्पीकर हूं। तो आप क्यों लिसन कर रहे हो, ताकि मैं जो बोल रहा हूं वो आप अच्छे से समझ पाओ, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। आगे बात समझ में ना, यहां तक क्लियर है। श्रवण कौशल की जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ विधियां हैं कि हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं, किन किन माध्यम से श्रवण कौशलों को विकसित किया जा सकता है। तो कुछ यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम, अगर हम बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करना चाहते हैं एज ए टीचर, तो आप सस्वर पाठ करा सकते हैं। ठीक है, सस्वर पाठ मतलब क्या है, सस्वर मतलब सा स्वर, सा का मतलब क्या होता है विद,
इस सा का मतलब क्या है? विद, साथ। अब स्वर मतलब स्वर के साथ, है ना, आवाज के साथ। सस्वर पाठ, सस्वर पाठ जब हो रहा है तो मतलब आवाज के साथ, ठीक है, साउंड के साथ। तो इसमें क्या होगा कि भैया मन मन में नहीं पढ़ा जाएगा, बोल करके पढ़ा जाएगा ना, बोल करके पढ़ा जाएगा। प्रश्नोत्तरी विधि हो गई। प्रश्नोत्तर अगर मैं आपसे प्रश्नोत्तर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे ताकि मुझे सही आंसर मैं दे पाऊं, ठीक है। फिर आता है आपका डिबेट यानी वाद विवाद विधि, तो यहाँ पे भी बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है हमको। भाषण विधि हो गया, ये भी ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है। कहानी विधि हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखना, ये जो इससे प्रश्नोत्तर है, सस्वर पाठ है, और आपका वाद विवाद हो गया और भाषण हो गया, ये आपका कहाँ पे काम आएगा? बोलने वाले में भी काम आएगा, ठीक है, मौखिक में भी काम आएगा। तो ये मत समझना कि अगर ये यहाँ पे आ गई तो वहां नहीं आएगी। ये विधि आपकी मौखिक कौशल में भी यूजफुल है, ठीक है, मौखिक में भी यूजफुल है दोनों। ये जितनी बताई मैंने, सस्वर पाठ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, ठीक है, ये आपका मौखिक जो कौशल है उसमें भी काम करेगी। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है? डैश को भाषा का आधारभूत कौशल भी कहते हैं। किसको? लेखन कौशल को कहते हैं आधारभूत कौशल, श्रवण कौशल को बोलते हैं, पठन कौशल को, फिर मौखिक कौशल को। अभी चूंकि आप पढ़ के आए हो तो अभी आपको बड़े आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी अभी बताया था कि भैया जो श्रवण कौशल होता है ये हमारा आधारभूत कौशल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही बिना पढ़े लगाओगे तो फिर 4 में कंफ्यूजन में रहोगे कि यार कौन सा करूं, कौन गलत कराओगे 100%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 आता है। क्या नंबर 2 में क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा भाषा का प्रारंभिक कौशल है, ठीक है। भाषा का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? भाषा का प्रारंभिक कौशल मौखिक अभिव्यक्ति है, पठन कौशल है, लेखन है, श्रवण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से अगर एक चुनना होगा आपको तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखना, क्योंकि प्रारंभिक की बात पहली प्रायोरिटी जब हम जाएंगे तो मौखिक से ज्यादा प्रायोरिटी किस पे जाएगी? श्रवण के साथ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, श्रवण कौशल के विकास में। नंबर 3 पूछता है कि श्रवण कौशल के विकास में सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? कक्षा में चित्र दिखाना है, कक्षा में अंताक्षरी आयोजित कराना है, कक्षा में पाठ पढ़ना है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए, करिए आंसर। श्रवण कौशल के विकास में सबसे ज्यादा उपयोगी क्या हुआ? चित्र दिखाना। अब चित्र दिखाने से मौखिक कौशल, श्रवण कौशल कैसे विकसित होगा? नहीं होगा ना भाई, चित्र दिखाने से नहीं होगा। अंत्याक्षरी, ये सही लग रहा है, हो सकता है। पाठ पढ़ना, पाठ पढ़ने से बात नहीं, अगर आप अंत्याक्षरी कराएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 का। अब आती है बात किसकी? बोलने की, ठीक है। बोलने में समझो देखो क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके विचार हैं उनको बोलकर अभिव्यक्त करना ही बोलना कहलाता है। मैंने बोला कि अगर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हो, आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं, तो कैसे अभिव्यक्त कर पाएंगे? 2 तरीके हैं आपके पास, या तो बोल करके या फिर लिख करके, ठीक है। तो उसी में से एक है हमारा कौन सा? बोलना। इसका मतलब है कि भैया जो भी आपके मन में है उनको अभिव्यक्त करने की बात कही गई है, ठीक है। एक प्रोसेस है ये भी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया? मौखिक अभिव्यक्ति, मुंह से बोलते हैं, है ना, मुंह से साउंड निकलती है, तो इसको मौखिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। अभिव्यक्त तो ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? मौखिक रूप से कर रहे हैं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो भैया इसके क्या क्या उद्देश्य मौखिक कौशल के, वो भी समझ लो। कि खुद के जो विचार हैं, स्वयं के जो मेरे खुद के विचार हैं, उनको कहने की योग्यता विकसित करना। अगर मेरा मौखिक कौशल अच्छा नहीं है, मैं कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, है ना। मतलब लोग हेजिटेट करते हैं, नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मौखिक कौशल में गड़बड़ होती है। अगर उनका मौखिक कौशल पर हम ध्यान देंगे, स्टार्टिंग से बच्चे के मौखिक स्किल्स पर ध्यान देंगे, तो बच्चे के अंदर ये हेजिटेशन नहीं आएगी। तो स्वयं के विचारों को कहने की अगर योग्यता आपके अंदर है, मतलब आपके अंदर मौखिक कौशल अच्छा है, स्ट्रांग है, विकसित है, ठीक है। कुशल संवाद मतलब वही तरीके से अच्छा कम्युनिकेशन, उसकी योग्यता को विकसित करना, ये उद्देश्य है। स्पष्ट उच्चारण, बच्चा ठीक से उच्चारित कर सके चीजों को। सस्वर सौष्ठव कर सके, मतलब बोल बोल के कर सके। उचित लय गति के साथ, कहाँ पे जैसे होता है, कहाँ पे ज्यादा तेज बोलना है, कहाँ पे डाउन करके बोलना है वॉल्यूम को, जो स्वराघात मैंने बताया था आपको, वही, ठीक है। तो ये सब का सामर्थ्य जो है बच्चे के साथ आ जाए, ये सब हमारे मौखिक कौशल के अंदर आते हैं। अब आता है कि जो मौखिक कौशल की प्रमुख विधियां क्या क्या हैं। मैंने बताया था आपको कि जो आपके श्रवण में काम कर रही थी वो यहाँ पे भी काम करेंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ मौखिक कौशल की, तो यहाँ पे हम कहानी सुनना और सुनाना, सुनना और सुनना दोनों शामिल है। कविता गीत भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। कक्षा में चर्चा के अवसर दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चा क्या डिस्कस कर रहा है, चित्र का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चित्र दिखाई दे, इसको देख के बताओ उसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहे हो, क्या कैसा क्या बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें ना, इसको देखा अगर ये बच्चे से पूछ रहे हैं। वाद विवाद हो गया, ये वहां पे भी काम कर रहा था, वाद विवाद श्रवण में यहाँ पे भी है। नाटक मंचन हो गया, रोल प्ले हो गया, ठीक है। ये सब इसमें बहुत महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती हैं, ठीक है। चलो अब आंसर करो फटाक से। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर, कौन सा स्तर? प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो बोलना है उसका मुख्य उद्देश्य है? भाषा का विकास करना है, शब्द भंडार का विकास करना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, शुद्ध उच्चारण क्षमता विकास करना है। प्राथमिक स्तर पे मौखिक कौशल, भाषा का विकास,
शब्द भंडार का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शुद्ध उच्चारण क्षमता विकास करना। बताइए। पहला ही क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाले ऑप्शन हैं, ठीक है, जरूर कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप लोगों को देखना कितने साथी सही आंसर करेंगे, कितने साथी सही आंसर करेंगे इसका। करो जल्दी से आंसर, जल्दी करो भाई, जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, और वो भी स्पीड के साथ आना चाहिए। ए के साथ जा रहे हैं भाई, कोई सी के साथ जा रहा है, नंबर तुम डाल नहीं रहे हो। प्राथमिक स्तर पे मौखिक अभिव्यक्ति क्यों करवाई जा रही है, प्राइमरी लेवल पे मौखिक अभिव्यक्ति क्यों करवाई जा रही है, यहां पे आओ जरा, थोड़ा बैक करो, दिखाता हूं अभी। देखो, उद्देश्य की बात करी थी, तो स्पष्ट उच्चारण, सस्वर सौष्ठव लय गति के साथ बोलने का सामर्थ्य प्राप्त करना। अरे मेरे भैया, जब प्राथमिक स्तर की बात है तो भाषा विकास तो ठीक है वो सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी लेवल है, यहाँ पे शब्द भंडार भी अभी सेकेंडरी है, ठीक है, यहाँ आत्मविश्वास तो एक अंडरस्टूड है, लेकिन जहाँ पे मेन बात जो पूछी है अब इसकी मौखिक अभिव्यक्ति की, तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, बच्चा ठीक से प्रोनाउंस कर पाए, बच्चा ठीक से चीजों को बोल पाए, ये बहुत जरूरी होता है। आ रही है बात समझ में? अगर आ गई तो नंबर 2 का आंसर कर दो। नंबर 2 कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा? भाषा का अलंकारिक रूप, अलंकार वगैरह का यूज करना, संदर्भ व परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, मधुर वाणी, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर मैं मौखिक अभिव्यक्ति दे रहा हूं तो भैया सबसे जरूरी है कि संदर्भ क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कंडीशन है। अब जैसे कि मान लो कंडीशन कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, वहां पे तुम जोक मारे जा रहे हो तो वो काम नहीं करेगा ना। तो संदर्भ क्या है, क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार अपनी बात करने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो भैया इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है फिर, ठीक है। नंबर 3 आता है क्या कि कक्षा में शिक्षक द्वारा बालकों को परस्पर चर्चा के अवसर देने का कारण क्या है। कक्षा में शिक्षक द्वारा बालकों को परस्पर चर्चा के जो अवसर देने का कारण क्या है, क्यों देते हैं? शिक्षक की अध्यापन में रुचि कम है इसलिए, शिक्षक बालकों से बात करना चाहता है इसलिए, या फिर शिक्षक बालकों के मौखिक कौशल का विकास करना चाहता है इसलिए, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अध्यापन में रुचि कम है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे। शिक्षक बालकों से बात करना चाहता है, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। शिक्षक क्या करता है? बालकों के मौखिक कौशल का विकास करना चाहता है, इसलिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पढ़ने की, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, ठीक है। अब आगे बात किसकी? पढ़ने की। तो तीसरा स्किल, तीसरा कौशल हमारा पढ़ना। अब पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। जैसे क्या था सुनने का, क्या था कि सुन करके अर्थ ग्रहण करना। सेम वैसे ही कुछ चीज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ के अगर आप अर्थ ग्रहण कर पाए तब तो पढ़ना सफल हुआ, लेकिन पढ़ के अर्थ नहीं ग्रहण कर पाए तो पढ़ना आपका व्यर्थ गया। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, यही पठन है आपका। अगर पढ़ के आप अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है, ठीक है। अब मतलब अर्थ ग्रहण से मतलब क्या कि भैया जो भी वहां पे वर्ण है, शब्द दिए हैं, उनको पहचानना, कौन क्या है, क्या इसका मीनिंग है, पाठ्य सामग्री में क्या बात कही गई, उसके उसके एक्सप्रेशन को समझना, उसके भावों को समझना, उसके थॉट को समझना, यही सब तो होता है। मान लो कोई आप नोबल वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या फीलिंग्स दी गई हैं, क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या भाव दिया गया, तो वो चीज़ अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर पढ़ना तो व्यर्थ गया ना। उसको समझ पाना, ये सब आपका पठन के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें बताई गई थी। और देखो इसके बाद मेरे भाई आता है क्या? उद्देश्य। उद्देश्य की बात होगी तो उचित उच्चारण, सही उच्चारण, पूरी लय गति सही हो, हाव भाव सही हो, वाचिक अभिनय के साथ पढ़ने का सामर्थ्य प्राप्त करना, ठीक है। मतलब वाचिक अभिनय से देखा, हम जब बोलते हैं तो हमारी देखो जैसे जैसे ना, मतलब कि जैसा बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे एक्सप्रेशन हो रहे हैं ना, वैसे हम अभिनय कर रहे हैं। इसमें थोड़ा उतार आया, जैसे मान लो ये है, अभी यही कंडीशन है, मैं बोल रहा हूँ उतार, बोल रहा हूँ चढ़ाव, तो ये हैंड मूवमेंट कर रहा है उसके हिसाब से। समझ में आ गई बात? स्वाध्याय की आदत विकसित करना, मतलब खुद से पढ़ने की आदत डालना, खुद से पढ़ने की जो आदत है उसका विकास करना है। उसके बाद क्या है? छात्रों में आत्मविश्वास, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास। देखो बहुत बेसिक बेसिक से कॉमन पॉइंट्स हैं ना, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है। मैं इतना विश्वास जरूर करता हूँ कि भैया ये क्लास करने के बाद आप उसमें गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। बहुत सिंपल और मतलब बहुत क्या बोलूँ, बहुत प्रिसाइज वे में चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के संबंध में शिष्टाचार का विकसित करना है, बहुत कॉमन सी बात है, इसमें नई बात तो है नहीं। अब वाचन कौशल की बात करेंगे, जो वाचन कौशल का महत्व क्या है, ठीक है। समझो यहाँ पे कि छात्रों में भाषा की निपुणता के विकास में सहायक, ठीक है, मतलब भाषा की जो निपुणता है उसमें सहायक हो, शब्द भंडार के विकास के लिए जरूरी हो, नवीन ज्ञान प्राप्त में सहायक हो, शुद्ध उच्चारण करने में सहायक हो। वाचन मतलब बोलना, ठीक है।
वाचन की जब बात होती है, जो वाचन कौशल है भैया आपका, ये वाचन कौशल के भी इन्होंने दो प्रकार में डिवाइड कर दी। होता है आपका सस्वर वाचन, दूसरा दे दिया क्या, मौन वाचन। सस्वर वाचन को भी आगे क्लासीफाई किया है फिर जाके इन्होंने दो पार्ट में, तो गया आदर्श और एकल वाचन और संवेद वाचन। ऐसे मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन और गहन मौन वाचन, ये दोनों ही जरूरी है। यहाँ से प्रश्न बनता है पेपर में, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। भाई वाचन तो हमने समझ लिया, लेकिन सस्वर वाचन जहां पे हम बोल बोल के पढ़ते हैं, मौन वाचन जहां पे हम मन मन में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो बोल बोल के पढ़ते हो क्या, नहीं पढ़ते ना। कि जब हम छोटी क्लास में थे, अपनी किताब वगैरह पढ़ते थे कहानियों की, या कोई भी बुक पढ़ते हो, हम बोल बोल के पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई, जैसे मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई नोवेल वगैरह पढ़ रहे हो, तो बोल के थोड़ा ना पढ़ोगे, उसको मन ही मन में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो सस्वर वाचन को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया, एक था आदर्श और एकल वाचन। ये जो आदर्श एकल वाचन है, ये मैक्सिमम क्या होता है कि इसको टीचर यूज करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन यूज करता है, टीचर यूज करता है, शिक्षक। मतलब शिक्षक बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं वहां पे ना। संवेद वाचन आप तो आपका ग्रुप वाचन, ठीक है। ये जो संवेद वाचन है साथ साथ है ना, एक तरीके से सस्वर वाचन का ही मतलब हिस्सा तो है इसी का ही। यहाँ पे एक ही व्यक्ति वाचन करेगा, और यहाँ पे आपका जो संवेद है ग्रुप में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है द्रुत मौन वाचन। द्रुत मतलब होता है फास्ट, रैपिडली। और एक होता है गहन मौन वाचन। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, हम जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या आप हर एक खबर को अंत तक पढ़ते हो, डिटेल में नहीं पढ़ते ना। आप क्या करते हो, आप हेडिंग्स देखते हो बस, है ना। क्या क्या हेडिंग्स आई हैं भाई, अच्छा ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, इस तरीके से आपने स्प्लिटिंग निकाल दिया। लेकिन जो खबर आपको पढ़नी थी, कुछ भी ऐसी न्यूज़ जो आपको पढ़नी थी, वहां पे आप उसकी हेडिंग पे स्टॉप करोगे, फिर उसके अंदर का जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, द्रुत मौन वाचन क्या होता है, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं चीजों को। और एक होता है गहन मौन वाचन, जहाँ पे हम चीजों को बहुत अर्थ को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ ठीक है, हाँ ये हो गया, आज इस शहर में ये लूटपाट हो गई 2 लाख रुपए की, अब उसको थोड़ा पढ़ोगे भैया 2 लाख रुपए लूटपाट हो गई, ठीक है। और एक आया कि भैया आपका यूटेट की परीक्षा कैंसिल हो गई, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा समझोगे कि क्या है, क्या मैटर रहा, क्यों कैंसिल हो गई, लाइक दैट। तो गहन मौन वाचन होता है जहाँ पे हम डीप मीनिंग के लिए करते हैं ना, डीप अर्थ समझने के लिए हम करते हैं। समझ में आई बात। चलो, अब उसके बाद आता है कि जो वाचन कौशल है उसको विकसित करने की कुछ विधियां हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें सबसे पहले आती है वर्ण विधि, फिर आती है शब्द विधि, फिर आती है वाक्य विधि और ध्वनि साम्य। किसकी विधियां ये, जो हमारा क्या है मेरे भैया, जो वाचन कौशल है, वाचन कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। तो वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, कविता विधि, ये हो गया नेक्स्ट आपका 5 कविता विधि, ठीक है। साक्षर विधि हो गया, और ये होगी आपकी संयुक्त विधि, ठीक है। समझ लो एक एक करके क्या क्या होती है ये। जब बात करते हैं वर्ण विधि की, तो वर्ण विधि में सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको कि शिक्षक क्या करेगा, एक एक वर्ण को, है ना, वर्ण जो है एक एक वर्ण को बोर्ड पर लिखेगा, ठीक है। लिख के फिर क्या करेगा, उसको उच्चारित करेगा, क्योंकि वाचन है ना, तो वाचन तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर छात्र क्या करेगा, शिक्षक का अनुकरण करेंगे, छात्र क्या करेगा, शिक्षक का अनुकरण करेंगे। आगे बात समझ में। वर्ण विधि में क्या होगा, टीचर एक एक वर्ण को बोर्ड पर लिख के उसको उच्चारण करेगा। जैसे लिख दिया उसने छोटा आ, ठीक है, बच्चा बोलेंगे छोटे आ, जो बोलेगा बड़ा आ, ठीक है, लिख भी रहा है और बोल भी रहा है, फिर बाकी बच्चा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर आती है हमारी कौन सी, शब्द विधि। अब इस शब्द विधि में क्या होगा, सिंपल है, ये वर्ण था, ये शब्द है। यहाँ पे बालकों को शुरू से ही शब्द से परिचित कराया जाएगा, स्टार्टिंग से ही वर्ड से फैमिली कर पाएंगे, और बाद में क्या होगा, शब्द में जो वर्ण है उनसे परिचित करवाएंगे कि इस शब्द में कौन कौन से वर्ण यूज हुए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आम, ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण जो है यूज हो गए, तो ये समझाएगा फिर उसको अलग से, ठीक है। फिर आती है नंबर 3 पे आपकी वाक्य विधि। अभी पूरे सेंटेंस के लिए आ गई। इसमें क्या होगा, शुरुआत में शिक्षक क्या करेगा, चार्ट पर एक वाक्य लिख देगा। मान लो चार्ट है या बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है, चार्ट पे या बोर्ड पे एक वाक्य लिख देगा। अब शिक्षक क्या करेगा, उस वाक्य को पढ़ेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रीड करेगा। अब मान लो इसी को चार्ट मान लो, ये चार्ट था, इस पे एक कोई सेंटेंस लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब टीचर ने लिख दिया और उस पर जो वाक्य लिखा, शिक्षक क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, जिसका अनुकरण कर बालक वाक्य से परिचित होंगे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा वाक्य को, समझ में आ रही है, बच्चा क्या करेगा, सेंटेंस को पढ़ेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, बाद में वाक्य में प्रयोग हुए शब्द, जैसे सबसे पहले वर्ण बताया, फिर वर्ण में हमने शब्द बताया, शब्द में कौन कौन से वर्ण यूज हुए, फिर हमने क्या कर दिया, वाक्य बता दिया। फिर हम बात करते हैं वाक्य में कौन कौन से वर्ण, सॉरी, वाक्य में कौन कौन से शब्द यूज हुए, है ना, वाक्य में कौन कौन से शब्द यूज। देखो सबसे छोटी यूनिट ये हो गई आपकी, उसके बाद ये है, उसके बाद फिर ये है आपका।
तो सबसे पहले वर्ण बना, वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। तो वैसे ही है कि वर्ण में तो टीचर उच्चारित करके लिखेगा, बच्चा उसका उच्चारण करेगा। फिर शब्द में क्या करेगा, शब्द में टीचर शब्द लिखेगा, उच्चारित करेगा, लेकिन फिर ये बताएगा कि इसमें कौन, इस शब्द में कौन कौन से वर्ण यूज हुए हैं। ऐसे फिर वाक्य लिखेगा, वाक्य में बताएगा कि वाक्य में कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं। आई होप कि समझ पाए होंगे। फिर आती ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि में क्या होगा, बालक के सामने वो शब्द रखे जाते हैं जिनकी उच्चारण ध्वनियां समान होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पढ़ोगे किताब में तो बहुत लंबा लंबा मिलेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ध्वनि साम्य, ध्वनि साम्य, ध्वनि साम्य मतलब सेम बोल लीजिए, सेम ध्वनि। ठीक है, क्या हो गया कुंजन? मेरा तो प्लान ये था कि आज ही खत्म करना, लेकिन टाइम आज तो खत्म नहीं हो पाएगी। कल एक और क्लास लगेगी आपकी, कल फिनिश हो पाएगी। ठीक है ना, अभी इसके बाद तो भी और बचा है, अभी लगभग 50 स्लाइड और बची, मतलब एक टॉपिक और बचा हमारे पास, है ना। इसको तो खत्म करवाएंगे पूरे को, ठीक है, फिर कल करेंगे। ठीक है, सो ध्वनि से मतलब सेम ध्वनि, सेम ध्वनि मतलब बालक के सामने वे शब्द रखे जाएंगे जिनका उच्चारण क्या है, बालक समान, जैसे आम, काम, नाम, दाम, साम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको बाद में रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है ना, रिकॉर्ड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज क्या है, संडे भी है तो भाई काम भी होते हैं आप लोगों को, और संडे में कुछ क्लासेस भी से फ्री रहते हो। हाँ, कल ज़रूर क्लास आपकी हैम्पर होंगी, कल क्लास आपकी हो सकता है जब मेरी क्लास चल रही है कोई और भी क्लास चले, तो आप जिस भी क्लास में चाहो उस क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, बट लेकिन मैं करवाऊंगा लाइव भी, आपको चिंता मत करिए। ठीक है, फिर आती है कि आपकी कविता विधि, ये वाले क्लियर हो गया ना, ध्वनि साम्य मतलब सेम ध्वनि, सेम ध्वनि निकले। कविता विधि में क्या होगा, मतलब सिंपल सी बात है, कविता का पाठन करवाया जाएगा, है ना, कविता पढ़ाई जाएगी बच्चों को, बाद में कविता जो जो आए शब्द हैं, वर्ण हैं, उनसे परिचित करवाएंगे। पूरी कविता पढ़ा दी, इस कविता में कौन कौन से वर्ण यूज हुए, कौन कौन से शब्द यूज हुए, उनके बारे में टीचर बच्चों को समझाएगा। साश्चर्य विधि, ठीक है, साश्चर्य करना, ठीक है, साश्चर्य करना, इसको ध्यान रखिएगा। इस विधि का जो प्रयोग था वो मोंटेसरी ने किया था, ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये वाली बात भी जो है नोट करके रखनी है। ठीक है, ये वाली बात आपको क्या है, नोट करके रखनी है मेरे भाई। ठीक है, इस विधि में क्या होगा, बालकों को किसी शब्द का अर्थ बताया जाता है, कोई शब्द था उसका अर्थ बता दिया, फिर उसी शब्द से रिलेटेड जो चित्र था वो दिखा दिया जाता है। और फिर क्या होगा, क्योंकि चित्र के नीचे उसका नाम होगा, इस देखकर बच्चा क्या करेगा, उसको शब्द का साक्षर कर लेगा। जैसे यहाँ पे पहले क्या किया, ठीक है, किसी मतलब शब्द, जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने कहा पढ़ना लिखा, ठीक है, पढ़ना लिख दिया। अब पढ़ना लिख दिया, अब पढ़ना होता क्या है, अब फिर मैंने क्या किया, पढ़ने का मतलब बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसी इमेज, एक ऐसी पिक्चर लगा दी जिसमें एक बच्चा जो है वो किताब इस तरीके से रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो बच्चा वहां से रिलेट कर पाया, साक्षर कर पाया, अच्छा पढ़ना ऐसे होता है। या मान लो जैसे मैंने कुछ बताया कि भैया जैसे आम बता दिया, मैंने अनार बता दिया, तो बच्चे के सामने वो इमेज लगा दी, यहाँ पे पिक लिख दिया और लगा दिया, और इसके नीचे इसका नाम लिख दिया आम, तो बच्चा रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। क्लियर है बात क्लियर है। ठीक है, संयुक्त विधि का मतलब इन सब का मिश्रण, ठीक है, कुछ नहीं है, इन सब का जो मिश्रण है वही क्या है, आपकी संयुक्त विधि है। हम इन सब का यूज कर रहे हैं तो मतलब हम संयुक्त विधि का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब था। चलिए, नंबर 1 आता है क्या, निम्न में से कौन सा वाचन प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त है। वाचन प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त, वर्ण पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है। तो पढ़ करके क्या है मेरे भैया, अर्थ ग्रहण करना है, ये ध्यान रखना। वाचन प्रक्रिया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी गलत लग रहा है, मुझे ये भी गलत लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा देखो, क्योंकि वाचन की बात कर रहा है, तो वाचन मतलब एक तरीके से हमारा बोलने के सेंस में आता है। अब पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना तो थोड़ा सा ये मुझे तो लॉजिक लेस लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर जाओगे इसके साथ चले जाना, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मतलब मिसमैच है, क्वेश्चन के हिसाब से सही फिट नहीं हो रहा है। वाचन और ये पठन का हो गया, अगर पढ़ने वाली बात यहाँ पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, पठन यहाँ पूछता कोई दिक्कत नहीं थी। फिर खैर, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन विधि का अर्थ है। सस्वर वाचन विधि, बालक मंद गति से पठन करता है, बालक शिक्षक का अनुकरण करता है, बालक बोल बोल कर पढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सस्वर वाचन विधि का अर्थ है, बालक मंद गति से पढ़ेगा, मंद गति से पढ़ेगा तो सस्वर वाचन, शिक्षक का अनुकरण करता है, बालक बोल बोल कर पढ़ता है, तो भैया सस्वर वाचन में क्या करेगा, बालक बोल बोल के पढ़ेगा। ठीक है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के साथ शब्द का अनुमान लगाना क्या कहलाता है। चित्र दिखा दिया, चित्र के साथ शब्द का अनुमान लगा रहा है, बताया था मैंने अभी। ठीक है, ये चित्र बना दिया आम का, ठीक है, मेरे ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है, समझो ऐसे ही आम का चित्र बना दिया। अब
चित्र के साथ क्या है, शब्द का अनुमान लगाने की बात हो रही है, तो ये क्या है, अनुमान विधि है, कविता विधि है, साक्षर विधि है, ध्वनि साम्य विधि है। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे अगर आप देख पाएंगे तो साक्षर कर रहा है, क्या कर रहा है, साक्षर कर रहा है, साक्षर कर रहा है। ठीक है, डन है बात, डन है। चलो आगे फिर। अब आती है हमारा आता है लास्ट में कौन सा, लास्ट स्किल, लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फोर्थ कौशल आता है, इसको समझते हैं जल्दी से। फोर्थ कौशल में क्या बात कही गई है, लेखन कौशल का मतलब क्या है भाई, तो भैया लिखने का अर्थ है अपने विचारों तथ्यों को ध्वनि संकेत में लिपिबद्ध व्यक्त करना। लिपिबद्ध व्यक्त करना, ये लाइन ध्यान रखना है, ऐसी लाइन आती है पेपर में। लिखने का अर्थ क्या है कि जो भी आपके विचार हैं, तथ्य हैं, ध्वनि संकेत हैं, उनमें उनमें लिपिबद्ध व्यक्त करना। ठीक है, लिपि का प्रॉपर यूज हो, क्या विचार है, क्या चल रहा है। लेखन जो है मेरे भैया वो भाषा की दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, और भाषा को स्थायी रूप देने का एक साधन है। क्यों स्थायी क्यों माना, देखो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो लेखन होता है ना, लेखन को स्थायी क्यों कहा गया है, ये प्रश्न आता है यहां से। लेखन स्थायी क्यों है, मान लो आपने जैसे किसी एक बच्चे को मैसेज किया, अरे यार ये ना चेतन सर ना क्लास नहीं लेते हैं, है ना, क्लास नहीं लेते हैं चेतन सर, जो क्लास लेते नहीं है। और आपने मैसेज में टाइप करके भेज दिया, और उस बच्चे ने क्या किया, वो मैसेज मेरे पास भेज दिया, वो मैसेज मेरे पास भेज दिया। और एक बच्चा आया था कि उसने फ़ोन करके बोला, या आम फ़ोन करके नहीं बोला, फ़ोन तो रिकॉर्ड भी हो जाता है, उसने आमने सामने बोल के बोला चेतन सर तो क्लास लेते ही नहीं है ना। तो अब तुम मुझसे चुगली भी करोगे ना कि वो ऐसे बोल रहा था कि तुम तो क्लास नहीं लेते हो, मुझे विश्वास नहीं होगा, है ना, मुझे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि प्रूफ नहीं है मेरे पास, प्रूफ नहीं है ना। लेकिन तुम यहाँ पे मुझे इसका ना चैट भेज सकते हो कि सर देखो ऐसा ऐसा लिख के भेजा उसने आपके बारे में, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए जो लेखन है उसको हम स्थायी रूप देते हैं, और जो वहीं बोलना है ना, वो जो स्पीकिंग है वो आपका टेम्परेरी है। यहाँ जो लिख गया तभी बोलते हैं ना रिटन में चाहिए, रिटर्न चाहिए होता है, रिटर्न वाला, क्योंकि वो एक टेम्परेरी है। आप अपने बयान से पलट नहीं सकते, अगर कुछ आपने रिटर्न में दे दी है तो आप अपने बयान को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने रिटर्न में दिया हुआ है। आगे बात समझ में, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, स्थायी मानते हैं। स्पीकिंग क्या है, आपका टेम्परेरी है। ठीक है, वर्णों की बनावट सिखाना है। अब उद्देश्य की बात करेंगे तो वर्णों की बनावट, कैसे कोई वर्ण लिखा जाता है। ठीक है, छोटे आ से अनार कैसे बनता है, का से कबूतर कैसे बनता है, ठीक है, ता से तकली कैसे बनता है, दवात कैसे बनती है, तो वर्णों की बनावट सिखाएंगे। विद्यार्थियों को शुद्ध जो अक्षर विन्यास है उसका ज्ञान देना है कि भैया कैसे कोई भी अक्षर शुद्ध बनेगा, कैसे लिखा जाएगा। वाक्य रचना सिखाएंगे, कैसे सही वर्णों को जोड़ के एक शब्द बनाना है, शब्द जोड़ के फिर आपको वाक्य बनाना है, ये सब सिखाया जाएगा। स्वयं के जो विचार हैं, खुद के जो विचार हैं, भाव हैं, उनको लिखित रूप में व्यक्त करना है कि भाई कैसे आप उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। विद्यार्थियों की जो मौलिक सृजनात्मकता है उसका मौलिक मतलब जो उनकी जेन्युइन है, उनकी जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, ठीक है ना, मौलिक मतलब जो उनकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसका विकास करना है। ठीक है, अब कौन कौन सी विधियां हम यूज कर सकते हैं लेखन कौशल के विकास के लिए, तो कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका सार्थक रेखाएं खींचने की विधि आती है, फिर खंडस्थ विधि आती है, फिर आपका रूप अनुसरण या फिर रेखानुसरण विधि आती है, इसके बाद आपकी मॉन्टेसरी विधि आती है। ठीक है, 5 नंबर पे पेस्टोलॉजी विधि आती है, 6 नंबर आपकी परंपरागत विधि आती है। एक एक करके समझ लो। सार्थक रेखाएं खींचना, ये ध्यान रखना 3 से 4 वर्ष की जो आयु है ना, इसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचने लगते हैं। तो बच्चा किस उम्र में, किस एज में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 303 से 4 वर्ष। खंडस्थ विधि क्या कहती है कि पूरे वर्ण को, पूरा वर्ण है, पूरे वर्ण को एक बार में सिखाने के बजाय अंश के रूप में सिखाना। पूरे वर्ण को साथ नहीं सिखा रहे बल्कि पार्ट में सिखा रहे हैं, खंडस्थ कर रहे हैं, खंड खंड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझा करो चीजों को। अनुसरण या फिर रेखा अनुसरण का मतलब क्या है कि जैसा शिक्षक बोर्ड पर वर्ण बनाएगा बालक वैसा ही अपनी कॉपी में बनाता है। जैसे मैं बोला बच्चों लिखो छोटे आ से अनार, अब बालक अपने कॉपी लिखा छोटे आ से अनार, ठीक है, ऐसे लिख रहा है वो। तो ये क्या है, आपकी रेखा अनुसरण विधि कहलाती है। ठीक है, फिर आता है मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या है, जो गत्ते के बने वर्ण होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि फ्लैश कार्ड टाइप में आते हैं इस तरीके से ना, उस पर जैसे आज छोटे छोटे बच्चों के भी आते हैं, आपने देखते होंगे ना बाजार में मिलते हैं, जैसे छोटा आ बना हुआ है इधर, एक में क्या बना है आपका ए बना हुआ है, कहीं आपका बी बना हुआ है, इस तरीके से ना आते हैं। तो गत्ते के बने वर्ण पर उंगली फेरता है कैसे, अच्छा ए की बनावट कैसी है, ऐसी है, पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, ऐसे ए बन जाता है। छोटा आ बनाना है तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, इससे हमारा छोटा आ बन। तो बच्चों को ना फिंगर्स से करके उसको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, यस, ठीक है।
फिर उन वर्णों के बीच पेंसिल से आकार क्या है देता, ताकि वो उस वर्ण को बनाना सीख जाए कि कैसे इस वर्ण को हम बनाएंगे। ठीक है। पेस्टोलॉजी में क्या होगा, पहले जो वर्ण है उसके टुकड़ों को संग्रहित किया जाएगा, फिर किसी वर्ण का चित्र देखकर बालक उसे उन टुकड़ों के उसी वर्ण के आकार में जोड़ने का प्रयास करता है। ये भी अभी आता है मार्केट में ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के ये आते हैं। आप मेरे पास यहाँ रखा नहीं, वरना मैं दिखा देता आपको कि जैसे मान लो एक ये इस तरीके से है। अब इसमें अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, जैसे ये ए का है, ठीक है, ये अलग अलग हो जाते हैं सारे। इसमें ए की बनावट है, यहाँ बी की बनावट है, यहाँ सी की बनावट है, यहाँ डी की बनावट है, यहाँ ई की बनावट है, यहाँ एफ की बनावट है ना, इस तरीके से। अब ये सारे क्या होंगे ना, ये अलग अलग निकल सकते हैं इसमें, इसमें हम इसको निकाल सकते हैं। अब बच्चा देखेगा अच्छा ये शेप किसकी बन रही है, तो वो क्या करेगा, एक ही शेप है, ए को ए में फिक्स कर देगा, फिर है ना, ए को ए में फिक्स कर देगा, फिर वी की शेप समझ जाएगा तो वी को बी में फिक्स कर देगा, सी को सी में फिक्स कर देगा, वो शेप को समझ जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, है ना। ये परंपरागत विधि की बात कर लेते हैं, मार्केट में आता है ना, मेरे पढ़ा था लेकिन दिखा दूंगा, अभी है नहीं। परंपरागत विधि मतलब ट्रेडिशनल मेथड, तो पहले वर्ण, फिर स्वर, फिर व्यंजन, फिर शब्द, और उसके बाद मात्रा या वाक्य। ठीक है, तो ये तो परंपरागत ट्रेडिशन होगी, पहले बच्चों को वर्ण का ज्ञान देंगे, वर्ण से शब्द सिखाएंगे, शब्द से वाक्य सिखाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है भाई। चलिए, प्राथमिक स्तर पर लेखन सीखने के लिए क्या अनिवार्य है। प्राथमिक लेवल पर अगर लेखन सीखना है तो क्या जरूरी है, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, शब्द ज्ञान, व्याकरण का उच्च ज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक स्तर पर अगर लेखन सीखना है तो लेखन सीखने के लिए क्या आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए। तो देखो, शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं है, उच्च ज्ञान प्राथमिक स्तर के हिसाब से सही नहीं होगा। अब वर्णमाला का ज्ञान जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, वर्णमाला का ज्ञान बहुत जरूरी है। नंबर 2 कहता है कि विद्यार्थी को शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान देने के लिए पठन कौशल सिखाना है। अक्षर विन्यास मतलब कि कैसे सही अक्षर बनाया जाए, तो पठन कौशल सिखाया जाए, श्रवण कौशल विकसित करना चाहिए, संभाषण कौशल को गति देनी चाहिए, लेखन कौशल का अभ्यास किया जाना चाहिए। अब अक्षर विन्यास कहाँ से आएगा, लेखन से तो आएगा मेरे भैया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से लेखन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक अनिवार्य कौशल से जल्दी प्राप्त करना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, अत्यंत यांत्रिक है। अब देखो, अभी हमने समझा था कि भैया लेखन क्या एक जटिल प्रक्रिया है, बात सही है, लेकिन एक अनिवार्य कौशल भी है। अगर इसमें से चुनना होगा तो फिर आप इसको छोड़ के इसके साथ जाइएगा। ठीक है, इसके साथ जाइएगा। आगे चलते हैं, भाषा दक्षता का विकास आता है कि भैया जो भाषा दक्षता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का विकास कैसे हो, क्या बातें हो, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, जो 4 कौशल थे हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा की दक्षता, लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी, इन चारों के ही इर्द गिर्द रहती है। यही है लैंग्वेज स्किल्स। अगर ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो नो डाउट कि जो भाषा की दक्षता है वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ ही जानी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है, सबसे ज्यादा विचार बोधन। विचार बोधन मतलब एक तरीके से वही कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाना। विचार बोधन से क्या मतलब है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाना। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण सीख पा रहे हैं, स्व अधिगम, खुद से लर्निंग कर पा रहे हैं, भाषा प्रयोग का शब्द भंडार, ये सब बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भाषा की संरचना और भाषा के व्याकरण का ज्ञान देना, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य रहेगा इसका। भाषा कौशल का इंटीग्रेटेड विकास करना है, एकीकृत विकास करना है। वैचारिक बोध की सजगता प्रदान करना, मतलब जो वैचारिक बोध है कि भैया कैसे चीज़ों को समझना है, हमारी थॉट्स वगैरह जो है कैसे उनको लेके आना है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। और भाषा और साहित्य सृजनात्मकता को विकसित करना है, ये सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भाषा संरचना एवं व्याकरण का ज्ञान देना, बताई दिया मैंने आपको। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल हो जाएगा अक्षर एवं वर्णों का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान देना। देखो ध्यान रखो, जब हम भाषा की संरचना और व्याकरण का ज्ञान देने की बात कर रहे हैं बच्चों को, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे किस बात का, कि जो अक्षर है और जो वर्ण है उनका शुद्ध उच्चारण, बच्चा ठीक से उनको सही उच्चारण कर सके। व्याकरण संबंधी संरचना है उनसे अवगत करवाना, कि भैया व्याकरण संबंधी क्या क्या संरचनाएं होती हैं उनको बच्चा जान पाए। भाषा कौशल का, जो भाषा के 4 आपके कौशल थे उनको इंटीग्रेट करके उनका डेवलपमेंट करना, मतलब वही आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन की दृष्टि से शुद्धता प्राप्त करना, ये सब चीजें, और अभिव्यक्ति में मौलिकता लाना। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखोगे आई होप। वैचारिक बोध की सजगता से मतलब क्या है भैया, पाठ वस्तु में पढ़ाए गए जो पाठ हैं उनके वैचारिक पक्ष का ज्ञान देना है। भाषा एवं साहित्य को विकसित करने से मतलब क्या है कि जो साहित्य है और जो भाषा है उसमें रुचि विकसित करना है बच्चों की। ठीक है, भाषा के जो अलग अलग आयाम हैं उससे बच्चों को परिचित करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, शुद्ध उच्चारण के साहित्य को बोलना, पढ़ना, भाई ठीक से बच्चा चीज़ों को उच्चारित कर सके। प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की कला विकसित करना है, और लिपि और वर्तनी का ज्ञान देना है, कि लिपि कैसे लिखी जाए, वर्तनी कैसे लिखनी है, व्याकरण का ज्ञान देना, ये सारी बातें इसमें शामिल हो जाएंगी। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा भाषा दक्षता से संबंधित है।
भाषा दक्षता से संबंधित है? भाषा के कौशल, विचारों का अवबोध, शब्द भंडार में वृद्धि, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अभी आपको बताया मैंने, सारी चीजें शामिल होती हैं, कौशल भी जरूरी है, विचारों का अवबोध भी जरूरी है, शब्द भंडार भी जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्या, निम्न में से कौन सा भाषा दक्षता का उद्देश्य है? पठन सामग्री को व्यवस्थित करना है, बालकों को साक्षर बनाना है, लिपि और वर्तनी का ज्ञान देना है, किताब पढ़ना है। तो भाषा दक्षता को उद्देश्य क्या होगा? पठन सामग्री को व्यवस्थित करना, साक्षर बनाना, लिपि और वर्तनी का ज्ञान देना। ठीक है, लिपि और वर्तनी का ज्ञान देना ये ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कुछ आपके अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा वाचन से संबंधित नहीं है? वाचन से रिलेट नहीं करेगा। शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, लिपि का ज्ञान, शुद्ध लिखना। वाचन से संबंधित नहीं है। शुद्ध उच्चारण भाई वाचन से रिलेट कर रहा है बिल्कुल, सस्वर वाचन भी वाचन से रिलेटेड है, लिपि का ज्ञान भी वाचन से संबंधित है, लेकिन शुद्ध लिखना इसका कोई भी काम वाचन से नहीं है। तो लेखन से, वाचन से नहीं है। श्रवण, मौखिक, लेखन और वाचन, ये ध्यान रखिएगा। श्रवण, मौखिक, लिखित, वाचन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लिखना जो है आपके लेखन का हिस्सा हो जाएगा। पढ़ने में नंबर 2 आता है। पढ़ने में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? शब्दों वाक्यों का शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण है, केवल अक्षरों की पहचान करना है, तेज गति से पढ़ना है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना है। तो पढ़ना कब सक्सेसफुल है? जब हम संदर्भ के हिसाब से अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, ये तब सक्सेसफुल माना जाएगा। निम्न में से कौन सा द्रुत पाठ है? द्रुत मतलब तेज गति से पाठन किसका हो सकता है? कविता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम तेज गति से पढ़ेंगे, नाटक का अध्ययन कर रहे हैं तो तेज गति से करेंगे, कहानी का कर रहे हैं तो करेंगे, फिर पुस्तक कर रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, ना तो हम नाटक में करेंगे, ना कहानी में, ना ही पुस्तक में। जब कविता का अध्ययन होगा तो द्रुत पाठ के अंतर्गत आता है, तेज गति से पाठन के अंतर्गत आएगा। नंबर 4 कहता है, निम्न में से कौन सा भाषा के आधारभूत कौशल की विशेषता है? हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वदा पृथक हैं, अंत संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। बताइए, नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी साथी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, तो देखो हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वदा पृथक हैं, अंत संबंधित होती है। ये बात मैंने बताई थी मेरे भैया, ये कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। नंबर 5 आता है, क्या पूछता है 5, निम्न में से कौन सा ग्रहात्मक कौशलों से समझो? ग्रहणात्मक, जिसमें ग्रहण करते हैं, ये सुनना, बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। ग्रहण कैसे करेंगे? ग्रहण कैसे करेंगे भाई? या तो सुनकर के ग्रहण करेंगे या फिर करेंगे पढ़ करके। तो सुनना और पढ़ना कहाँ मिल रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6, परस्पर बातचीत की प्रवृत्ति मुख्यतः किस प्रकार का लाभ होता है? परस्पर बातचीत की प्रवृत्ति, आपस में बातचीत करना, सुनने बोलने के कौशलों का विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, ये कर लीजिएगा, अनुशासन को उत्पन्न करती है। तो परस्पर बातचीत से क्या होगा भैया? अगर हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सुनने वाली बात भी आएगी और बोलने वाली बात, एक सुनेगा दूसरा बोलेगा, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नंबर 7 पहले जल्दी से, 7 क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। उच्च प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा? पहला है कि सुनी समझी पढ़ी बातों को लिखने की क्षमता का विकसित करना, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कर अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, प्रसिद्ध लेखकों की संरचनाओं को समीक्षा करना है, सृजन लेखन द्वारा निजी शैली का विस्तार है। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो उच्च प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर है। अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पे प्रसिद्ध लेखक की रचनाओं की समीक्षा करवाएंगे तो ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नंबर आता है 8, क्या कहता है? कौन सा श्रवण कौशल का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? श्रवण कौशल के शिक्षण का, श्रवण कौशल के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, ये तो श्रवण का है भाई। पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन का सारांश समझना, पूरी बात सुनना है। ठीक है, ये भी सही सा लग रहा है। श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता, ये भी सही लग रहा है। श्रुत सामग्री को मनोयोग से सुनने की प्रेरणा देना। अब देखो यहाँ समझना पड़ेगा, इनमें से ये बोला कि कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, ये आपका श्रवण का, ये बात तो सही है। ये कह रहा है कि पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन को सारांश को समझना। दूसरा कह रहा है कि श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता। देखो ये सारे सही हैं, लेकिन बी वाले में बात ये गलत है, जो बोल रहा है कि पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन का सारांश समझना। तो सारांश समझना भी जरूरी है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे बी वाला जो होगा, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 9 की तरफ।
निम्न में से कौन सा बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलने के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण होगा? बोलने की गति तेज हो, ये महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण हो, ये महत्वपूर्ण है। समझकर बोलना, ये महत्वपूर्ण है। फिर आंखों देखा वर्णन करना कौन जरूरी है? तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है मेरे भैया कि हम समझ के बोल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, हम समझ के बोल रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट लगेगा ऑप्शन नंबर बी में नहीं, लेकिन इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, समरी देख लो फटाक से, सारी चीजें ये मैंने बताया। 4 कौशल होते हैं भैया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्त पक्ष। ये सारी दक्षताएं आ गई आपकी। ठीक है, ये सब बता ही दिया था।